आप सभी का अपने उत्तर लेखन कार्यक्रम में एक बार फिर से स्वागत है। आप सब जानते होंगे कि उत्तर लेखन कार्यक्रम में हम अभी प्राचीन भारत का अध्ययन कर रहे हैं। प्राचीन भारत से जुड़े हुए खंडों पर उत्तर लेखन करने का प्रयास कर रहे हैं और अभी तक हमने प्राचीन भारत को शुरू किया था और प्राचीन भारत में सिंधु घाटी सभ्यता से संदर्भित ये तीसरा प्रश्न है। इससे पहले हमने सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े हुए 2 प्रश्नों को हल किया था। आज जो प्रश्न आपको दिया गया है वो भी सिंधु घाटी सभ्यता से ही संदर्भित है और यदि आप 4 प्रश्नों का विधिवत अध्ययन कर लेते हैं तो निश्चित रूप से सिंधु घाटी सभ्यता संपूर्ण रूप में आपका कंप्लीट हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता में फिर आपको कोई समस्या नहीं रहेगी मुख्य परीक्षा की दृष्टि से। हालांकि प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से कुछ फैक्ट आपको रटने पड़ेंगे, वो आपका कार्य है किस तरीके से रटते हैं, लेकिन जहां मुख्य परीक्षा की बात है तो आपके मुख्य परीक्षा के प्रश्न गलत नहीं होंगे, इतनी मैं गारंटी लेता हूं यदि आपने विधिवत उत्तर लेखन किया है तो। चलिए, प्रश्न हमारा था भारत की प्राचीन सभ्यता मिस्र, मेसोपोटामिया और ग्रीस की सभ्यताओं से किस प्रकार भिन्न है। आपको बताना था भारत की जो प्राचीन सभ्यता है ये मेसोपोटामिया की सभ्यता हो गई या ग्रीस की सभ्यता हो गई या मिस्र की सभ्यता हो गई, इन सब सभ्यताओं से किस प्रकार से भिन्न है, अलग है। तो कुछ बिंदु आपके दिमाग में होने चाहिए थे, तभी आप इस प्रश्न को कर सकते हैं। तो आप इसकी प्रस्तावना कहां से प्रारंभ करोगे? आप प्रस्तावना में लिखोगे कि मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, ग्रीस की सभ्यता और भारत की प्राचीन सभ्यता विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में से सर्वश्रेष्ठ मानी जाती रही हैं। विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में से जो भी सर्वश्रेष्ठ सभ्यताएं थी उनमें भारत की सभ्यता और ग्रीस की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता या मेसोपोटामिया की सभ्यता का नाम आता है। तो ये चीज आप पहले स्पष्ट करोगे अपनी प्रस्तावना में। इसके अतिरिक्त आप बताओगे कि भारत की जो प्राचीन सभ्यता है इसके अतिरिक्त, भारत की प्राचीन सभ्यता के अतिरिक्त विश्व के अन्य सभ्यताएं, चाहे आप मिस्र की सभ्यता देख लीजिए, मेसोपोटामिया की सभ्यता देख लीजिए, इन सब सभ्यताओं का पतन हो चुका है, नष्ट हो चुका है। लेकिन भारत की जो सभ्यता है, भारत की जो प्राचीन सभ्यता है वो वर्तमान संदर्भों में भी दिखाई देती है, वर्तमान परिदृश्य में भी दिखाई देती है। ये तो आपका हो गया प्रस्तावना। 3 से 4 लाइन में आपकी प्रस्तावना समाप्त हुई। अब आपको अपने प्रश्न के मुख्य भाग पे जाना है और कुछ बिंदुओं को लेकर कम से कम 3 से 4 बिंदु तो होने ही चाहिए, जिन बिंदुओं पर आप चर्चा करोगे और आप जस्टिफाई करोगे, आप सिद्ध करोगे, आप साबित करोगे कि किस प्रकार से भारत की जो प्राचीन सभ्यता है वो आज भी परिलक्षित होती है, जबकि विश्व की अन्य सभ्यताएं नष्ट हो चुकी हैं, समाप्त हो चुकी हैं। तो सबसे पहले यदि आप देखो मिस्र की सभ्यता से हम अपनी सभ्यता की तुलना करें तो आपको देखने को मिल रहा है कि जो मिस्र की सभ्यता है, मिस्र की जो प्राचीन सभ्यता है, यहां के लोग पहले क्या थे? प्रकृति की पूजा करने वाले थे, प्रकृति पूजक थे, बहुदेववादी थे। लेकिन वर्तमान समय में यहां पे क्या देखने को मिलता है? इस्लामी एकेश्वरवाद। मतलब जो मिस्र की प्राचीन सभ्यता थी जहां पे प्रकृति पूजक और बहुदेववादी समाज देखने को मिलता था, आज वहीं पे इस्लामी समाज देखने को मिलता है। इस्लामी एकेश्वरवाद को वहां पे वरीयता दी गई है, वहां पे चलन है। ये चीज आपने देखा। दूसरा, पहले आपने सुना होगा, पढ़ा होगा कि मिस्र में ही मम्मी की शुरुआत हुई थी कि शवों को ज्यादा समय तक लगभग सैकड़ों वर्षों तक उन्हें मम्मी लगाकर सुरक्षित किया जा सकता था। लेकिन आज के समय में ये जो मम्मी का कॉन्सेप्ट था, इसको रखने की विधि, इसको सुरक्षित करने की विधि, जो भी विधियां थी इसको सुरक्षित करने की, वो समाप्त हो गई हैं, कहीं भी परिलक्षित नहीं होती हैं। तीसरा, इसमें आप बताओगे, 2 तो आपने तुलना कर दिया, अब इसको किस प्रकार से आप जस्टिफाई करोगे कि भारत की सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार से आज भी अस्तित्व में है। इसमें यदि आप देखोगे कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो मातृ देवी की उपासना की जाती थी, पशुपति देव की पूजा की जाती थी, शिव की आराधना की जाती थी, वो आज के समयों में भी देखने को मिलती है। आज के समय में भी मातृ देवी की पूजा होती है, पशुपति देव की पूजा होती है, शिव की उपासना भी
की जाती है। दूसरा, आपने देखा कि सिंधु घाटी सभ्यता में कर्मकांड, यज्ञ, हवन, जो धार्मिक कर्मकांड, यज्ञ, हवन होते थे, आज के समय में भी, आज 21वीं सदी में भी यज्ञ, हवन, धार्मिक कर्मकांड आज देखने को मिलते हैं। इसके अतिरिक्त सामाजिक व्यवस्था में सिंधु सभ्यता की वर्ण व्यवस्था थी। आज भी वर्ण व्यवस्था किसी न किसी रूप में जीवंत देखने को मिलती है। इसके बाद यदि आप पर्यावरण के मुद्दे को देख लीजिए कि पहले सूर्य की उपासना की जाती थी, वृक्ष की पूजा की जाती थी, पशुओं की पूजा की जाती थी, नदियों की पूजा की जाती थी। आज के समय में भी हम प्रकृति की पूजा करते हैं, नदियों की उपासना करते हैं, वृक्ष की पूजा करते हैं हम, और कुछ पशु भी ऐसे हैं जिनकी पूजा की जाती है। तो आज देखने को क्या मिल रहा है कि जैसे कि मिस्र की सभ्यता से यदि हम तुलना करें तो जहां मिस्र जैसी अनेक सभ्यताएं, मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी वहां भी बहुत सारी संस्कृति थी, लेकिन अब सारी नष्ट हो गई हैं। लेकिन जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो जो चीजें आज देखा हमने, लगभग इसका 80 से 90% भाग आज भी किसी ना किसी रूप में वर्तमान प्रदेश में परिलक्षित होता है। तो ये आपने तुलना कर दिया। चलिए मेसोपोटामिया को उठा लेते हैं। मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी विश्व की सर्वाधिक उन्नत सभ्यताओं में से एक माना जाता था। इसके बाद यदि आप देखो कि ईसाई धर्म का उदय हुआ, यहाँ पे इस रीजन में पूरे ईसाई धर्म का उदय हुआ, और यूनानी सभ्यता के जो बहुदेववादी स्वरूप और संस्कृति थी उसमें व्यापक परिवर्तन कर दिया। ईसाई धर्म के उदय ने इस क्षेत्र विशेष में, मेसोपोटामिया के क्षेत्र विशेष में आज यूनानी सभ्यता को परिवर्तित कर दिया है। उनका जो मूल स्वरूप था उसको बदल दिया है, ये आज देखने को मिलता है। लेकिन यदि भारत की बात करें तो भारत में गुप्त काल से पहले ही, गुप्त काल के पूर्व से ही मंदिर बनाने की परंपरा, मंदिर बनाने की प्रक्रिया, विधि चली आ रही थी, और आज भी मंदिर निर्माण की प्रक्रिया आपको विभिन्न चरणों में, विभिन्न स्वरूपों में देखने को मिलती है। तो एक प्रकार से ये चीज भी आपका क्लियर हो गया कि जो मंदिर निर्माण की विधि जो प्राचीन कालीन भारत में देखने को मिलती थी आज भी जीवंत पाई जाती है। इसके अतिरिक्त यदि हम देखें तो बहुत सारी ऐसी सभ्यताएं थी जिनमें अलग अलग भाषाएं थी। जैसे मिस्र की जो सभ्यता थी उसमें भी बहुत सारी भाषाएं थी, उनमें से एक थी कॉप्टिक भाषा। तो कॉप्टिक भाषाएं समेत जो अन्य भाषाएं थी, प्राचीन भाषाएं थी, वो आज लुप्त हो गई हैं। उनको बोलने वाला, उनको समझने वाला, उनको जानने वाला कोई भी देखने को नहीं मिलता है। लेकिन यदि आप सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें, यदि आप प्राचीन भारत की बात करें, तो प्राचीन भारत से ही तमिल और संस्कृत का उद्भव हुआ। तमिल और संस्कृत भाषाएं आज भी भारत में बोली जाती हैं, आज भी पढ़ने वाले लोग हैं, समझने वाले लोग हैं। इसके अतिरिक्त यदि हम देखें लिपियों की बात करें तो लिपि, ब्राह्मी लिपि जो है बहुत प्राचीन लिपि मानी जाती रही है, और आज भारत की जो लिपियां हैं उनका आधार ब्राह्मी लिपि है, ये भी आपको देखने को मिलता है। एक चीज और आपने देखा होगा क्या, जैसे आपने यहाँ पे देखा कि मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी, यहाँ पे ईसाई धर्म के उदय ने यूनानी सभ्यता को परिवर्तित किया, उसका स्वरूप बदल दिया। लेकिन भारत के संदर्भ में यदि देखें तो भारत में बहुत सारी आक्रमणकारी शक्तियां भी आई, प्राचीन काल में बहुत सारे बदलाव हुए। लेकिन क्या देखने को मिला कि जो हमारे रीति रिवाज थे, जो हमारे खान पान थे, जो हमारा पहनावा था, जो हमारा श्रृंगार था, इन सब ने बाहर से आने वाले सभी तथ्यों को अपने अंदर समाहित कर लिया, और सबको समाहित कर सबको साथ लेने का, सबको साथ चलने का, एक प्रकार से देखें ना सहजीविता, सहभोजता, इसका कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिखता है। सभी संस्कृतियों को समाहित किया। हमने मुस्लिम संस्कृति को समाहित किया, हमने यूनानी को समाहित किया, हमने मंगोल संस्कृति को समाहित किया। तो हमारी जो परंपरा है, हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो रीति रिवाज है, हमारा जो खान पान है, बहुत समय पर अलग अलग बदलाव इस पे ढाले गए, या एक प्रकार से कह सकते हैं बहुत सारा दबाव था भारतीय संस्कृति पर, लेकिन भारतीय संस्कृति ने सबको अपने अंदर समाहित किया, और एक जो पुराना स्वरूप था उसी को आज भी बरकरार रखा है। आप अब यहाँ पे आपने देख लिया, आपने तुलना कर दिया।
अब आपको कंक्लूजन लिखना है। कंक्लूजन में आप क्या लिखोगे? आप बताओगे कि भारतीय संस्कृति अपने में सहिष्णुता, आध्यात्मिकता और भौतिकतावाद में अद्भुत सामंजस्य रखती है। हमारी जो संस्कृति है, उपरोक्त जो भी हमने देखा अभी तक पूर्व में, उससे स्पष्ट दिखता है कि हमारे यहाँ सहिष्णुता, आध्यात्मिकता और भौतिकतावाद में अद्भुत सामंजस्य देखने को मिलता है। नैतिकता एवं वसुधैव कुटुंबकम का भाव हमारी संस्कृति, हमारी जो कला है, हमारा जो सभ्यता है, ये सहेजे हुई है और सभी को समाहित कर आज भी ये जीवंत बनी हुई है। तो ये बेहतर उत्तर आपका होगा। तो सबसे पहले आपको कम से कम, यदि ये सारे पॉइंट नहीं पता हैं, लेकिन यदि आपने अपने उत्तर में कम से कम 2 से 3 मुद्दों का अध्ययन किया है, तो निश्चित रूप से बेहतर उत्तर कहा जाएगा। तो यहीं पे अपनी चर्चा समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे से होंगे। सिर्फ एक ही निवेदन है कि प्रश्न को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का कार्य किया करें। धन्यवाद।